आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 24। भारत 24 पर आपको दिखाए जाएंगे सुपर एग्जिट पोल के नतीजे और उनसे जुड़े हुए डेटा, लेकिन 6:30 बजे से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो पहला डेटा रिफ्लेक्ट होगा वो 6:30 बजे के बाद होगा। लेकिन 5 बजे से लगातार चर्चा होगी, क्योंकि 7 चरणों में जो चुनाव होना था उसमें 7वें चरण का अंतिम 1 घंटा वोटिंग का भी बचा हुआ है और इसके बाद सामने होगा एग्जिट पोल। भारत 24 आपके लिए लेकर आएगा सुपर एग्जिट पोल, जिसमें यह पता चल पाएगा कि किस तरफ सीटें कौन सी पार्टी की कितनी मजबूती और कमजोरी के साथ उभर कर सामने आएंगी। हालांकि जो एग्जिट पोल होता है वो सटीक नहीं, लेकिन एक अनुमान होता है और इसी अनुमान को सुपर एग्जिट पोल में आपके सामने रखेगा भारत 24। मेरे साथ मौजूद है भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार जी, और अब से थोड़ी ही देर बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है, क्योंकि एग्जिट पोल पर हम करेंगे चर्चा, सुपर एग्जिट पोल पर। ऐसे में कांग्रेस ने फैसला लिया था कि उनके प्रवक्ता शामिल नहीं होंगे डिबेट में, लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले पवन खेड़ा की तरफ से ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी गई है कि अब उनके प्रवक्ता डिबेट का हिस्सा बनने वाले हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो जाहिर बात है कि ऐसी चर्चा के दौरान हम लोग भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि मजबूत विपक्ष की तरफ से मजबूत पक्ष भी रखा जाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि आदिति मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर, इसके साथ ही हमारे साथ हर्ष जी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और बाकी मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश, बहुत सारे ऐसे राज्य जिनके समीकरण बहुत मजबूत नजर आए, अजय जी आप ही के साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि सबसे पहले हम नॉर्थ को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और नॉर्थ में हमारी नजर सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर जाती है। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति नजर आई, 80 सीटों पर 64 में बीजेपी प्लस रही थी और आईएनसी 1 पर और अन्य 15 पर रही थी। अब 2019 के कंपैरिजन में 2024 की बात कर लेते हैं और मुद्दे बदलते गए, तो आपका सबसे ज्यादा जिस पर फोकस जाता है वो क्या रहा और आपका एनालिसिस इसको लेकर क्या कहता है कि 2019-2024 में बदला क्या, कैसे बदला और कितना प्रभावी रहा? देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे पहले जो बात हर किसी के ध्यान में आनी चाहिए वो ये है कि उत्तर प्रदेश का इस बार का चुनाव बाइपोलर चुनाव है और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो कि 80 के दशक के बाद से लगातार आपको देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे बाइपोलर किस लिहाज से? एक तरफ आपको इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ आपको इंडिया अलायंस दिखाई देगा। इंडिया अलायंस ने अपने गठबंधन को पूरी तरीके से मजबूती दी थी। इंडिया अलायंस यानी कि हम समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, और उसके बाद बीएसपी एक अलग पार्टी के तौर पर उपलब्ध थी। लेकिन दूसरे फेज से पहले एक तरह से स्पष्ट हो गया कि बीएसपी वोट कटवा से कहीं ज्यादा, स्पॉइलर से कहीं ज्यादा इनसिग्निफिकेंट बनती हुई दिखाई दे रही है। और यह बताता है कि उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव सामने है। बाइपोलर कॉन्टेस्ट जैसे ही होता है और उसमें अगर आप जातीय आधार पर मतदान को होते हुए देखते हैं, क्योंकि एक ओवरराइडिंग थीम, एक ओवरराइडिंग फिलॉसफी इस चुनाव में 2014 और 2019 के मुकाबले नहीं दिखाई दी है अभी तक। ऐसी परिस्थिति में कुल मिलाकर यह सामने बताया जा सकता है कि अब जो स्थिति है, कोई वेव नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्थानीय मुद्दे, जातीय आधार, बाइपोलर चुनाव। यानी कि उत्तर प्रदेश में इस बार या तो आप एक बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया अलायंस को देखेंगे, या फिर इंडिया अलायंस के लिए कुछ ऐसी खबर आएगी जो अप्रत्याशित हो सकती है, जिसका दावा लगातार इंडिया अलायंस कर रहा है। जमीनी हकीकत क्या है, यह तो एग्जिट पोल से थोड़ा बहुत इसका संकेत मिलेगा, लेकिन पूरी जानकारी 4 तारीख को ही मिल पाए। ठीक है, और इसी बीच में कुछ तस्वीरें दिखाते हुए, क्योंकि एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा लेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता, जैसा कि मैंने जिक्र किया, पवन खेड़ा ने इसकी जानकारी दी और यही एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में इसी को लेकर चर्चा की गई, इसी को लेकर फैसला किया गया, जिसके बाद अलायंस के बड़े बड़े नेता इस बैठक से बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और अलायंस की इस बैठक में इस बात पर फैसला किया गया, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि मजबूत पक्ष रखने के लिए जरूरत होती है प्रवक्ताओं की, और ऐसे में वो शामिल रहेंगे तो जाहिर है कि एक चर्चा सार्थक तौर पर आगे बढ़ सकेगी। और यह फैसला अब लिया गया है अलायंस की तरफ से कि
हिस्सा होंगे वो चर्चा का। एग्जिट पोल के दौरान जब चर्चा की जाएगी, आपको तमाम नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं। आपको भगवंत मान नजर आ रहा है, अरविंद केजरीवाल, इधर आपको सोनिया गांधी नजर आ रही हैं, इस तरफ आपको अखिलेश यादव नजर आएंगे, पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े बड़े चेहरे जो शामिल हुए इस बैठक का, वो बैठक में शामिल होने के बाद बाहर निकले हैं और अब ये फैसला लिया गया है। फैसला ये है कि तमाम जो प्रवक्ता है वो शामिल होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए आइए वापस चर्चा की तरफ लौटेंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। 5:06 हो चुके हैं और ठीक 6:30 बजे भारत 24 सुपर एग्जिट पोल का पहला डेटा आपके सामने रखने वाला है। और ऐसे में आदित्य आपके पास आते हुए और उसके बाद हर्ष आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगी उत्तर प्रदेश को लेकर ही। क्या बदलाव, क्या समीकरण, क्या उम्मीद, क्या चुनौतियां 2019 के कंपैरिजन में 2024 तक आते आते तमाम पार्टीज के बीच में अलायंस और दूसरी तरफ एनडीए। उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ते हुए ही पहले मैं ये कहना चाहूंगी, अजय सर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, सुबह नहीं शामिल होना था चर्चा में और अब शामिल होना है। उससे पहले की ये बैठक और इसमें भगवत मान से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर जितने भी चेहरे हैं, अजय सर आप इस पे पूरा इत्तेफाक रखेंगे कि ये इन सब की राजनीतिक जिसे बोलते हैं कि आने वाले जीवन में जो अस्तित्व है उस पर एक सवाल है। 4 जून को जो नतीजे आएंगे, भगवत मान का खुद पे एक जिम्मेदारी है पंजाब को लेकर। अगर पंजाब में अच्छे नतीजे नहीं आते तो भगवत मान के लिए होगा कि इत्तेफाक से हुआ जो हुआ, ठीक वैसे ही सभी नेताओं के लिए। तो इनका एकजुट होकर प्लानिंग पहले से करना, क्योंकि आपको याद होगा गोवा में कांग्रेस की नंबर ज्यादा है लेकिन रातों रात सरकार दूसरे दिन भाजपा की बनी, नितिन गडकरी प्रभारी थे। तो शायद उन गलतियों से सीखते हुए ये तस्वीरें काफी अच्छी है, कार्यकर्ताओं को तो कम से कम मोटिवेट करती हैं। अब बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जैसा अजय सर ने कहा बाइपोलर है, लेकिन फिर भी जब मैं लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे थी तो एक चर्चा लगातार बनी रही, एक बसपा को लेकर कि बसपा के प्रत्याशी जो उतरे हैं वो भले ही जीते या ना जीते, लेकिन वो किसी ना किसी दूसरे पार्टी के प्रत्याशी पर इंपैक्ट डाल रहे हैं, उसके वोट पे, उसकी जीत पर, उसकी हार पर इंपैक्ट डालेंगे। दूसरी बात है कि पश्चिमी प्रदेश उत्तर प्रदेश है, उसमें आरएलडी का कितना इंपैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मूव आगे बढ़ के आरएलडी को साथ लिया, वो भी तब जब किसानों की बात होती है, वो भी तब जब जाट नाराज की बात होती है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरे 80 सीटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर किस तरीके से इंपैक्ट आरएलडी के आने से होगा या नहीं होगा, ये भी एक बहुत डिसीजन की वो चर्चा का मुद्दा आगे बढ़ने वाला है। ये जाहिर है कि इसको बाद में भी एनालाइज करेंगे, लेकिन इसी बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा की है, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय यह है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में
कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे। जाहिर है कि चर्चा के दौरान जो बीजेपी एक नैरेटिव सेट करती है और वो नैरेटिव उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मौजूदगी जरूरी है, इसी का जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात ये कि पहली बार एक आंकड़ा विपक्ष की तरफ से दिया गया है चर्चा के बाद 295 सीट्स का, जिसको लेकर मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आने वाला है और एक बड़ा फैसला जिसका जिक्र हमने किया। हर्ष दया, आपकी प्रतिक्रिया लेते हुए 295 की बात कर रहा है विपक्ष और अभी तक कभी भी कोई आंकड़ा नहीं दिया था। एक तरफ बीजेपी 400 पार कह रहा था तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 295। क्या लगता है आपको जमीनी हालात के आधार पर ये 295 विपक्ष के लिए कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी? पूर्णिमा जी, पहला तो ये है कि विपक्ष फाइनली जो मोदी जी ने गुगली फेंकी थी 400 पार की, उससे बाहर निकला है। अभी तक विपक्ष कह रहा था कि बीजेपी की 400 पार नहीं हो रही। जितने भी आप डिबेट सुन रहे होंगे, आपके चैनल पे भी जिन डिबेट्स का मैं पार्ट बना, वहां पे हमेशा यही चर्चा होती थी। कांग्रेस का कोई भी स्पोक्स पर्सन आता था, वो कहता था कि बीजेपी 300 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाएगी, 400 तो भूल जाइए। तो अभी तक ये था कि वो बीजेपी की सरकार तो बनवा रहे थे, एनडीए की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन एक बड़ा ही कंजर्वेटिव उन्होंने अपना स्टैंड लिया हुआ था। सो फाइनली कांग्रेस हैज रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक कि वो बीजेपी की उस गुगली से बाहर आए हैं। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि हम अपने बलबूते पे सरकार बना पाएंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत प्रबल तौर पे होने वाला है। जैसे आप यूपी की बात कर रहे थे, यूपी में भी मेरे को जो ग्राउंड पे हम सुन रहे हैं, कांग्रेस वालों से भी बात हुई, बीजेपी वालों से भी बात हुई, तो अगर हम कांग्रेस के लोगों की भी माने, इंडिया गठबंधन के लोगों से भी जिनसे मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है, वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 50 का आंकड़ा तो पार कर ही रही है। पिछली बार से 14 माइनस कर रहे हैं आप। ये इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो उनका आकलन है। जो बीजेपी वाले हैं वो तो 70 पार कह रहे हैं, क्योंकि एक सीधा सीधा आकलन ये आ जाता है कि पहले सपा, बसपा और आरएलडी ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, उनकी 15 सीट आई थी। कांग्रेस एक सीट अपनी बचा पाई थी पूरे यूपी में, और 65 सीट जो थी वो भाजपा के पास आई थी। अब बसपा अलग हो चुकी है, आरएलडी भाजपा के खेमे में आ चुकी है, एनडीए का पार्ट बन चुकी है। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि जो जाट बहुल इलाका है, जहां पे लग रहा था कि बीजेपी को जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी फेस करनी पड़ेगी, रालोद के उनके साथ आने पर, जयंत चौधरी के उनके साथ आने पर उनको काफी उसमें फायदा होने वाला है। कम से कम गुस्से में कुछ शांत। 2 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं। एक रिसर्च का विषय भी है, शोध का विषय भी है, लेकिन मैं आज इस 7वें चरण के समाप्ति पर चुनाव आयोग को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इसके साथ साथ हमारे चुनाव आयोग के लाखों कर्मचारी जो जमीन पर उतर करके, जिन्होंने मतदान को सफलतापूर्वक पूरा कराने में अपना योगदान किया है, और सुरक्षा कर्मियों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कानून व्यवस्था को बना करके लोगों का लोकतंत्र में विश्वास को मजबूती देते हुए चुनाव आयोग के इस मंशा को कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, इसको पूरा करने में हमारे लाखों चुनाव आयोग के कार्यकर्ता और साथ में सुरक्षा कर्मचारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया है। और मैं इस घड़ी में, इस समय जब लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव संपन्न हुआ है, तो मैं अपने मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी भीषण गर्मी में
सातों फेज में अपने पूरे ताकत के साथ मतदान किया और इस पर्व को सफल बनाया है। तो ऐसे मेरे मतदाता भाई, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन्होंने इस लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान किया है। मैं विशेष करके अपने युवा साथी नव मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया और प्रजातंत्र के इस उत्सव में भागीदारी उनकी रही। उनको भी मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, और मैं अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात एक करके हमारे मतदाताओं को जागृत किया, हमारे मतदाताओं तक पहुंचे, घर घर संपर्क किया और इतनी भीषण गर्मी में उनको मतदान के लिए प्रेरित किया और इस उत्सव को मनाने में उनका जो सकल योगदान रहा और जो सकल भागीदारी रही, उसके लिए मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, जो पिछले 4 महीने से अथक प्रयास कर रहे थे और आज वो घड़ी आई है जब वो। तो देखिए, जेपी नड्डा को इस वक्त आप सुन रहे थे और इसी बीच में प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि उनकी साधना खत्म हुई है, तो प्रधानमंत्री ने अपना एक संदेश भी जारी किया है और उस संदेश में प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत कुछ कहा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ये लिखते हैं कि मां भारती के चरणों में बैठकर आज फिर से इस संकल्प दोहराता हूं कि जीवन का पल पल और शरीर का कण कण सदैव राष्ट्र सेवा में समर्पित रहेगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। और जो संदेश उनकी तरफ से लिखा गया है उसमें ये लिखते हैं कि भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद स्मारक में आकर मैं एक अलौकिक और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं और इसी शिला पर मां पार्वती और स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी। आगे चलकर इस शिला स्मारक के रूप में एकनाथ जी ने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जीवंत किया था। आध्यात्मिक नजरिए के प्रणेता विवेकानंद जी मेरे आदर्श, मेरी ऊर्जा, मेरा साधना के स्रोत रहे हैं। और इसके साथ ही पूरे देश का भ्रमण करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी ने इस स्थान पर आकर तप किया था तो वहीं पर उन्हें भारत के पुनरुत्थान की एक नई दिशा प्राप्त हुई थी। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने वर्षों के बाद जब स्वामी जी के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत आकार ले रहा है, तो मुझे भी इस पवित्र स्थान पर साधना का अवसर मिल रहा है। यह प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश दिया गया। पहले तो अदिति, जल्दी से क्विक रिएक्शन इसी संदेश पर प्रधानमंत्री जी की तरफ से दिए गए, क्योंकि जाहिर है साधना और साधना से फल की इच्छा तो है ही। देखिए, सबसे बड़ा संदेश ये कि मेरा कण कण, जब तक मैं जीवित हूं, ये कण कण राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र जन की सेवा के लिए है। और आज एक बार फिर साधना के बाद जिस जगह आप देखिए कि कन्याकुमारी क्यों कहा जाता है, सबसे पहले पूजा जहां करने गए वो कन्याकुमारी मतलब पार्वती जी का कन्या रूप, उसे कन्याकुमारी, और ये वही जगह है जहां पे शिव की प्राप्ति के लिए कन्याकुमारी में पार्वती जी ने अपना ध्यान किया था। फिर विवेकानंद की बात करें, तैरते हुए गए थे वो 500 मीटर, वहां पहुंच के उस रॉक पर उसके बाद फिर स्पिरिचुअलिटी, राष्ट्रवाद को एकदम जैसे पुरजोर तरीके से पूरे देश में फैलाया। प्रधानमंत्री ने वहां जाकर ध्यान किया और ध्यान करने के बाद एक बार फिर ये विश्वास दिलाया कि मेरा कण कण जनसेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए। और अपने आप में एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि जब हम ग्लोबल लीडर की बात करते हैं, हम देश उसकी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्या है, तो इस चिट्ठी में वो विजन सामने नजर आता है। और साथ ही वो अंतिम में ये भी लिखते हैं कि राष्ट्र की उन्नति और देशवासियों के कल्याण की कामना के साथ मां भारती को कोटि कोटि मैं नमन करता हूं। ये प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश आया है। जयराम विप्लव, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया लेते हुए, क्योंकि साधना तो प्रधानमंत्री ने की है, फल की इच्छा के तौर पर क्या देख रहा है एनडीए? प्रधानमंत्री जी बहुत सालों पहले से उनका जीवन जो है देश को समर्पित रहा है, उसी संकल्प को उन्होंने दोहराया है। तो वो तो देश की उन्नति के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं और फल के रूप में एक विकसित भारत का संकल्प उन्होंने देश के सामने रखा है। आज देखिए, अभी आपके इस कार्यक्रम के दौरान ही हमने 2 पक्ष और विपक्ष को सुना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोल रहे थे और आदरणीय खड़गे साहब भी बोल रहे थे। एक तरफ नैरेटिव, एक तरफ षड्यंत्र, साजिश और तमाम चीजों के बारे में चर्चा करने की कोशिश हुई, दूसरी तरफ
तरफ हमारे अध्यक्ष जी ने जनता का धन्यवाद दिया, चुनाव आयोग का धन्यवाद दिया, भारत के लोकतंत्र का धन्यवाद दिया, अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। तो ये साफ तौर पे एक पॉजिटिव और निगेटिव अप्रोच को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्पष्ट है, आश्वस्त है। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी, एनडीए 400 पार होने जा रहा है। ये परिणाम 4 जून को आप देखेंगे। ठीक है, 4 जून के आप परिणाम को लेकर आश्वस्त हैं। प्रोफेसर विवेक सिंह, जल्दी से आपका एक एनालिसिस में लेना चाहूंगी, क्योंकि इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां पर 300 मतलब 295 प्लस अब विपक्ष कह रहा है और 300 तक की बात पहले की थी, तो 400 पार की बात एनडीए करता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं नॉर्थ के स्टेट्स की बात करूं, सबसे ज्यादा उम्मीद अगर पार्टीज को होनी चाहिए तो कौन से स्टेट से एनडीए ज्यादा से ज्यादा उम्मीद रखे, या फिर अलायंस किसी स्टेट में बदलाव करने के बाद भारी संख्या में सीटें हासिल करने की उम्मीद कायम रख सकता है? देखिए नमस्कार, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए कोई भी पार्टी हो, सब पार्टी इस लिहाजे से उतरती है कि उनको जीतना है। अब जाहिर सी बात है, रोहित है जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। एक है इंडिया और दूसरा है एनडीए। देखिए इंडिया ने तो शुरुआत से कह दिया था कि 400 पार करना है। देखिए अब बार बार ये बात करें कि 400 पार ही क्यों, इसके बाद आप और कोई नारा दे सकते थे। लेकिन देखिए अगर आपको अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास रखना है, भरना है, तो आपको एक ऐसा नारा देना पड़ेगा जो कि सबको सूटेबल हो और सबको आसानी से समझे। ठीक है, मैं आती हूं आपके पास प्रोफेसर साहब, मैं आती हूं आपके पास। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं ये भी बताऊं कि भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से सवाल पूछा गया कि 2019 का जो चुनाव था उसमें मतगणना से 10 दिन पहले, यानी कि जब 13 मई 2019 की तारीख थी, तो फर्स्ट इंडिया का जो न्यूज़पेपर है उसमें नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिलने की हेडलाइन लगाई गई थी, जो कि 100% सही निकली। तो उनसे सवाल पूछा गया क्या इस बार भी आप कोई भविष्यवाणी करने वाले हैं, उस पर उनकी तरफ से क्या कहा गया, एक बार आपको वो भी सुनवाइए। तो 2019 में मतगणना से पहले यानी 13 मई को आपने फर्स्ट इंडिया अखबार में एक हेडलाइन दी थी कि मोदी को मिलेंगे 303 सीटें, एक भविष्यवाणी थी। इस बार क्या कुछ भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? आपने बहुत पुरानी बात याद दिलाई और बाई चांस अखबार मेरे सामने ये देखिए, मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ, इसमें लिखा है बीजेपी 303 इन ए, ठीक है। तो ये तो कोई सरस्वती की बात थी, सरस्वती बैठ गई थी हमारे एडिटर के मन में, हम लोगों के मन में जो है कि 13 मई को, ठीक है, अर्थात रिजल्ट निकलने से 10 दिन पहले फर्स्ट इंडिया अखबार ने हेडलाइन लगाई मोदी 170 और 303, ठीक है, और वो सही निकला, वो चमत्कार हुआ। कभी कोई यश ऐसे मिलता है व्यक्ति को, और एग्जैक्टली बीजेपी 303 आई, उससे फर्स्ट इंडिया की नई क्रेडिबिलिटी बनी, एक नया नैरेटिव बना उस अखबार के बारे में। दिस इज ऑल जो है। आपको मैं ये भी बताऊं कि भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से सवाल पूछा गया कि 2019 का जो चुनाव था उसमें मतगणना से 10 दिन पहले, यानी कि जब 13 मई 2019 की तारीख थी, तो फर्स्ट इंडिया का जो न्यूज़पेपर है उसमें नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिलने की हेडलाइन लगाई गई थी, जो कि 100% सही निकली। तो उनसे सवाल पूछा गया क्या इस बार भी आप कोई भविष्यवाणी करने वाले हैं, उस पर उनकी तरफ से क्या कहा गया, एक बार आपको वो भी सुनवाइए। तो 2019 में मतगणना से पहले यानी 13 मई को आपने फर्स्ट इंडिया अखबार में एक हेडलाइन दी थी कि मोदी को मिलेंगे 303 सीटें, एक भविष्यवाणी थी। इस बार क्या कुछ भविष्यवाणी आप करना चाहेंगे? आपने बहुत पुरानी बात याद दिलाई और बाई चांस अखबार मेरे सामने ये देखिए, मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ, इसमें लिखा है बीजेपी 303 इन ए, ठीक है। तो ये तो कोई सरस्वती की बात थी, सरस्वती बैठ गई थी हमारे एडिटर के मन में, हम लोगों के मन में जो है कि 13 मई को, ठीक है, अर्थात रिजल्ट निकलने से 10 दिन पहले फर्स्ट इंडिया अखबार ने हेडलाइन लगाई मोदी 170 और 303, ठीक है, और वो सही निकला, वो चमत्कार हुआ। कभी कोई यश ऐसे मिलता है व्यक्ति को, और एग्जैक्टली बीजेपी 303 आई, उससे फर्स्ट इंडिया की नई क्रेडिबिलिटी बनी, एक नया नैरेटिव बना उस अखबार के बारे में। दिस इज ऑल जो है। राजेश सर, क्योंकि अभी हमने उत्तर प्रदेश की चर्चा की, मैं जल्दी से चाहूंगी कि हम उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली, ये 3 मेजर स्टेट्स हैं, इनको भी समझे। 2019 के कंपैरिजन में 2024 क्या चुनौतियां, क्या मुद्दे, जनता के मन में क्या बदलाव, जिस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, सभी राज्य अपने अपने तरीके का मतदान इस बार करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो वहां 5 सीट 2019 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार भी 5 सीटों को लेकर जिस तरह का आमना सामना हुआ है,
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जब आमने सामने होती है तो उसमें कांग्रेस का सक्सेस रेशियो आमतौर पर 15% या उससे भी कम रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अगर उत्तराखंड में अपने लिए जगह बना पाती है तो अभी तो आश्चर्यजनक लगेगा, लेकिन हां, अगर ऐसा जमीन पर होगा तो इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। आपने फिर पंजाब की बात की। पंजाब अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है, उसे आप स्विंग स्टेट कह सकते हैं। कम से कम मैंने कुछ स्टेट्स को ऐसा ही तैयार किया है। स्विंग स्टेट इसलिए क्योंकि इस बार पंजाब में अप्रत्याशित तरीके से 28 साल बाद एक ऐसा मतदान हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल एक दूसरे के साथ नहीं है। उसके साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे के साथ नहीं है। 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और यह कह पाना मुश्किल होगा कि किस आधार पर क्या होगा। एंटी इनकम्बेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर सकती है, लेकिन क्या इसका प्रभाव इतना बड़ा होगा कि लोकसभा के परिणामों पर इसका असर पड़े? कांग्रेस के लिए स्थिति यह है कि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता आज कांग्रेस के साथ नहीं है पंजाब में। क्या कांग्रेस की नई खेप कांग्रेस की अपनी पुराने गरिमा को वापस ला सकेगी या बहाल रख पाएगी? यह बड़ा सवाल है। उसके बाद आप हरियाणा की बात कर रही थी। हरियाणा की 10 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, सभी 10 सीटों पर, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी स्टेट लेवल पर बड़ी थी, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री को तब्दील किया गया और वहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्हें उम्मीदवार के तौर पर 2024 के लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन क्या जाट वोट, जिसके बिना गैर जाट वोट पर भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने परफॉर्मेंस को आधारित रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी के समीकरण में सही बैठेगा? क्या कांग्रेस और उसके साथ साथ जेजेपी, ये दोनों पार्टियां अपने वोट बैंक को अगर अलग सजो कर रखती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती प्रस्तुत कर पाएंगी? इसका भी आकलन एग्जिट पोल के साथ साथ 4 तारीख को बेहतर तरीके से सामने आएगा। तो सभी स्टेट के डायनेमिक्स अलग हैं और उन सभी स्टेट को एक साथ क्लब कर पाना अपने आप में उचित नहीं है। मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपसे खटाखट शब्द अभी मेरे जुबान पर इसीलिए है क्योंकि लगता है आपको भी 8,500 रुपए का इंतजार है। माफ कीजिएगा, आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छा कमाती हैं। तो ये जो खटाखट और फटाफट जो आजकल चुनावी रैलियों आप में राहुल गांधी से कहिए कि उसमें जो वो खटाखट स्कीम है उसमें वो इनकम बैरियर हटवा दें, फिर आपको मिलेगा, फिर उसके बाद मुझे मिल पाएगा। ठीक है आदिति, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे तीनों स्टेट क्लब करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि हम सारे जोन्स के और सारे स्टेट्स कवर कर सके। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली छूट गया जैसे, उसको लेकर भी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन पहले आदिति शुरू करते हैं। देखिए, पंजाब बहुत रोचक है, इसलिए रोचक है और जैसा स्विंग स्टेट का है, 2014 में जब पूरे देश में वेव थी नरेंद्र मोदी की, तब अरुण जेटली वहां से चुनाव हार गए थे। और वो अरुण जेटली जिनके लिए पता था कि वो कुछ ना कुछ अगर जीते तो बड़ी पद उनको मिलेगी, और मिला भी, लेकिन वो चुनाव हार गए। फिर आप देखिए कि कैसे कांग्रेस की सरकार थी, जो भी स्थितियां हुई कांग्रेस हार गई। यहां तक कि जो मुख्यमंत्री थे वो अपने ही इलाके के ब्लॉक बूथ तक भी हार गए थे। फिर वो कनाडा चले गए कांग्रेस के मुख्यमंत्री, वो बात अलग है। और अब मान सरकार पे है, क्योंकि वहां पर कोई और चेहरा ही नहीं है, वहां जो है मान है। तो क्या है कि सारा का सारा दारोमदार मुख्यमंत्री पर है। अगर आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं करती तो बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या फ्लूक में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी है, जो कुछ भी दिल्ली में घटनाक्रम हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी, और क्योंकि पंजाब में सरकार है, कोई इंपैक्ट आप देखती हैं कि इसका दिल्ली से सटे हुए पंजाब में हो? देखिए, कोई भी लोकप्रिय नेता जेल जाता है, जेल से बाहर आता है, तो आपको जमीन पर उसकी लोकप्रियता नजर आती है, आपको जनता जमीन पर नजर आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कुछ अंडर करंट है जिसका भाप नहीं पा रहे। सरकार कह रही है कि हमारा अंडर करंट है महिलाओं को लेकर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि इमोशंस का अंडर करंट है। वो अब 4 जून को पता लगेगा, ये टिप्पणी करने से बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। लेकिन बात यह है कि अगर इसको रैपअप करते हैं पंजाब को, पंजाब में मल्टीपोलर इलेक्शन है इस बार ये देखना होगा कि सिख किसको वोट करता है, वहां का हिंदू किसको वोट करता है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिख ने अकाली दल को ही वोट किया है, वो अपने हिसाब से करते हैं। तो बहुत अकाली दल के, अगर मैं आपको बीच में रखूं, अकाली दल तो दरअसल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एब्सोल्युटली, पंथिक राजनीति में एक तरह से उसके खात्मे की एक बहुत बड़ी इबादत लिखने को तैयार है सिख समुदाय। और जिस तरीके से अभी आप वहां पर देखिए, जिन लोगों को उग्रवादी की शक्ल दी गई थी वो असम की जेल से पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी टिप्पणी है कि किस तरह से पंथिक वोट बाहर बंटने जा रहा है। इसलिए अकाली दल के लिए
इस बार करो या मरो है, या तो बचेंगे या हमेशा के लिए वाइप आउट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इतना रोचक है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पंजाब में उस तरह की लड़ाई है कि उनके अस्तित्व पे एक प्रश्न उठता है, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, भाजपा भी है, कि देश भर में इतनी लोकप्रियता और पंजाब में किस तरह की स्थिति। तो ओवरऑल सब्जेक्ट है। भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी वहां पर अदिति है, जो कि फार्मर एजुटेशन है, उसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त दिखेगा। उसके बारे में उससे किसी भी तरीके से किसी भी कालीन के नीचे नहीं डाला जा सकता। इसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस वहां अच्छा होता है तो इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ एक व्यक्ति, एक चेहरे को देना होगा। एब्सोल्युटली, इसीलिए, क्योंकि जैसा आपने कहा दूसरे स्टेट, क्योंकि पूर्णिमा से बार बार मुझे इशारा कर देते हैं कि जल्दी रैप अप करना है, तो उनको खटाखट की उम्मीद है। खटाखट की उम्मीद है। तो आज का हमारा पंचलाइन खटाखट है। पूर्णिमा इज इक्वल टू खटाखट। मैं ये भी चाहती हूँ कि जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए तो सबसे पहले एग्जिट पोल के जो नंबर्स आए, मैं खटाखट उनको सबसे पहले सामने रखूं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन खासतौर पर क्योंकि आपने हरियाणा का जिक्र किया, और हरियाणा में एक तरफ जाटों की नाराजगी का इन्होंने जिक्र किया, पंजाब में किसानों के एजुटेशन का जैसा ने जिक्र किया। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ से हमने एक सवाल पूछा था। सवाल यह था कि बीजेपी जो दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार, तो क्या उनको भी ऐसा लगता है? विपक्ष क्या कह रहा है? 300 सीटें मिलने वाली हैं। तो उनसे हमने ये पूछा कि बीजेपी के 400 और विपक्ष के जो 300 सीट का दावा है, उसके बीच संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं। उस पर उनका जवाब क्या था, एक बार आपको पहले वो सुनवाएंगे। सर, भाजपा दावा कर रही है 400 पार और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं 300 हमारे पास आंकड़ा होगा, तो दोनों के बीच में पॉसिबिलिटीज क्या है? 400 पार या फिर 300 की बात जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं? देखो, बेसिक पॉसिबिलिटी इस बात की है, एक तय करना है कि देश का नेतृत्व किसे सौंपें, वो कौन लीडर है देश को आगे बढ़ा सकता है। उस लीडरशिप में अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सामने नहीं दिखाई देता है। और इस चिंता के साथ में कि देश का नेतृत्व किसे सौंपें, हम संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी संभावना पे विचार करने से पहले एक बात जो कहना बहुत ज़रूरी है, वो ये है, हमारा जो आकलन है, irrespective of numbers, Modi is all set to take over the oath for the third time as the Prime Minister of the country। और इसके लिए आप देखिए, अभी आचार्य प्रमोद कृष्ण आए थे, तो उन्होंने वहाँ आकर के सरेआम हमारे फंक्शन में कहा ये कि आप देखना, इस बार वही नरेंद्र मोदी जाएंगे और ये कहेंगे, मैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ले रहा हूं। आकलन है लोगों का अपना अपना, लेकिन चिंता ये भी है कि देश का नेतृत्व किसे सौंपे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सारी चिंताओं के माहौल में ही हम संभावनाओं पे विचार कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल एकेडमिक डिस्कशन। पहली संभावना 400, जिसे हम मानते हैं, मोदी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। इट्स ए मोरल बूस्टर, ये कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। आज की तारीख में 400 इज नॉट ए ग्राउंड रियलिटी। लेकिन चमत्कार होते हैं मोदी के जीवन में। चमत्कार हुआ, मालूम पड़ा कि 402 आ गए, वो तो एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज 400 की बात ही खत्म है। बट मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर इन दिस रेंज। अब नेक्स्ट आ जाइए उसके बाद में, तो फेवरेबल जो आंकड़ा चल रहा है 300 से 325, ठीक है, वेरी नाइस। मोदी इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर। ये मैं अकेले बीजेपी की बातें कर रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग एनडीए, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाइए 275, 270 और 300 के बीच में, ठीक है, अगेन मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। और 5-7 कम पड़ेंगे तो एनडीए है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35, तो मोदी इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ अब आ जाइए 252 अबव जो है ये, तब लोग सवाल उठाते हैं। और 250 की धारणा, मैं उन सब धारणाओं की व्याख्या कर रहा हूं जो देश के लोगों के मन में है, मन में जो सवाल हैं उनका उत्तर दे रहे हैं हम, कि क्या क्या संभावना क्या क्या हो सकती है। और हर संभावना का अंत जाके अल्टीमेटली मोदी पे होता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है। तो तीसरा मैंने आपसे कहा कि 250 प्लस केंद्र आप सरकार बनाते हैं, तब भी मोदी हैं। तो लोग कहते हैं तब मोदी कैसे हैं? एक तो है कि एनडीए के साथ 250 और 30-35, 280 हो गए आपके, 1। सेकंड क्या है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है ना मोदी, बीजेपी है ना, इन ए वे। राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण आएगा ना, शपथ होगी ना, आपका समय मिलेगा ना कम से कम 7 दिन का। और 7 दिन में मोदी अमित शाह क्या कर सकते हैं सारा देश जानता है, उनकी क्षमता देख चुका है वो। सब पार्टियां नतमस्तक होती हैं। शाम को कई दल आगे अमित शाह के घर पे आ जाएंगे, रेड कारपेट होगा, स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे और फिर सरकार बन जाएगी। तो प्रश्न कहने का है कि जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे हैं विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो भूल कर रहे हैं। 250 पे भी मोदी है प्राइम मिनिस्टर। और ये मैंने आपसे कहा, बीजेपी में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मोदी ही है। मोदी के अलावा या तो सरकार ही नहीं है बीजेपी की, ये मान लीजिए, और बीजेपी की सरकार है तो मोदी इज द ओनली चॉइस, इसमें कोई विकल्प नहीं है सोचने का। तो इसमें अगेन मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर।
अब आप और नीचे आ जाइए, 5% लोग ऐसे हैं यूट्यूब और सब पे बड़ा हल्ला लोगों से चल रहा है कि सब 200 पे रह जाएंगे। प्रियंका गांधी कहती है 200 पे रह जाएंगे, कोई और लोग कहते हैं 200 पे रह जाएंगे। मान लीजिए चलो 200 पे रह गए, और मोदी ने सोचा कि मैं तो लड़ूंगा, मैं देश को ऐसे अनाथ होकर नहीं छोड़ सकता, मैंने जो किला खड़ा किया, जो स्वर्ग बनाया देश में, जो स्वर्णिम काल बनाया, मैं इसको छोड़ के नहीं हंसता, मैं इसका मुकाबला करूंगा 200 का। तो भाई 200 पे भी लिख के रखना, इस बात को नोट कर लेना, तुम इस बात को शिखा कि 200 पर भी प्लस एनडीए और प्लस शाम को जो अमित शाह के घर पे लोग आएंगे चाय पीने, और शाम को घोषणा होगी और आदित्य ब्रेकिंग न्यूज देगी कि ये दल भी मोदी के साथ है, तो सरकार बनेगी, फिर मोदी है। अब एक अंतिम बात पे आ जाइए, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं चलो ये नहीं, ये बताइए 200 पे रह गए तो क्या होगा, 200 से कम पे रह गए, 200 से कम में जाता नहीं हूं मैं। और फिर आती है विशेषण का दुरुपयोग है, एक तरफ 200 के नीचे जाना, एक कहते हैं, तो ये सारी स्थितियां हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ क्या है, कांग्रेस वाले तैयार हैं। जयराम रमेश काफ़ी सुलझे व्यक्ति हैं वैसे कंपैरेटिवली इन द कांग्रेस सेटअप जो है। उन्होंने कहा किसी भी आप चिंता मत करिए, हमें मौका दीजिए, बीजेपी एक बार 200 पे आ जाए फिर हम पे छोड़िए। उनको भी आशा किरण है, ठीक है। अब वो कहते हैं क्या होगा कि हमने तय कर लिया है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, सो कॉल्ड अपोजिशन, यूपीए जो भी आप कहते हैं उसको जो है, उसका नेता होगा, वो प्रधानमंत्री होगा। बाकी हम सब विभाग बांट लेंगे। हम 2004 में ऐसा कर चुके हैं, मनमोहन सिंह ने पूरे 5 साल शासन चलाया था, हम भी चलाएंगे, ये उनका ऐसा मानना है, ठीक है। एक पल के लिए मान लेता हूं मैं, एनालिसिस की बात है ना, कल्पना की उड़ान तो एनालिसिस में कहीं भी जा सकती है कि चलिए उन्होंने बना ली सरकार, मान लीजिए हैं, तो नरेंद्र मोदी कितने दिन चलने देंगे सरकार को भाई? नरेंद्र मोदी विल ऑलवेज रिमेन ए फोर्स इन इंडिया अनदर 20 ईयर्स, चाहे प्रधानमंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री नहीं रहे, कैसी भी स्थिति में रहे, वो फोर्स हैं। वो इतना आंदोलन खड़ा कर देंगे अगले 6 महीने के अंदर, सरकार को मुश्किल हो जाएगी। क्यों? उनके मुद्दे ऐसे होंगे, जनता बेसिकली साथ रहती है ना उनके, 10-20 सीट ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस देश की राजनीति में अगले 15-20 साल तक मोदी ही दिखते हैं, किसी भी संख्या को कैसे आप ले लीजिए। जब मैं कहता हूं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स नरेंद्र मोदी विल फॉर्म द गवर्नमेंट, तो उसका तात्पर्य ये है, उसका भावार्थ ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का निमंत्रण नरेंद्र मोदी को मिलेगा। और उसके बाद में जो शक्ति परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं जो एक मत से हार जाए फ्लोर टेस्ट में, इसलिए हर स्थिति में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो मोदी सरकार के हारने की संभावनाएं 0 हैं। तो कुल मिला के सारी संभावनाओं का जो सारांश है, जो अंत है आज की तारीख में, वो ये है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन चर्चा क्योंकि हम कर रहे हैं, और हर्ष आप कह रहे थे कि आप हरियाणा को लेकर बताना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा के साथ साथ मैं चाहूंगी कि दोनों को आप क्लब करके मुद्दों के साथ साथ इम्पैक्ट की भी बात करें, और क्या चुनौती है किसी पार्टी के लिए वहां पर, और किस तरीके की चुनौती। देखिए, दोनों हरियाणा और पंजाब में एक बहुत अहम मुद्दा जो रहा वो था किसान आंदोलन, जो इतने लगभग पूरे 1 साल खिंचा, इतनी खींचातानी हुई उस पे। लेकिन अभी हम देखें हरियाणा में उसका असर कम दिख रहा है, पंजाब में उसका असर अभी बहुत ज्यादा है। हरियाणा की मैं बात करूं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, और ये बाइपोलर एक तरीके से चुनाव होने वाला है। 3 सीट ऐसी हैं जो अभी भी फंसी हुई हैं, जिसमें सोनीपत हो गई, रोहतक हो गई और सिरसा हो गई। यहां पे बड़ा ही कड़ा मुकाबला है। सिरसा को हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि बड़ी ही क्लियर कांग्रेस की जीत वहां पे हम एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट रोहतक और सोनीपत ऐसी हैं जहां पे बहुत ही क्लोज फाइट होने वाली है। अगर मार्जिन भी कांग्रेस का जीतने का रहता है तो वो काफी कम होगा, बीजेपी भी जीतती है तो काफी कम मार्जिन से जीतेगी। साथ ही साथ हिसार में कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को लीड मिली हुई है, लेकिन आखिरी दौर में थोड़ी जेपी के खिलाफ एक मुहिम चली और लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा बढ़ा। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, हिसार की भी सीट को ऐसा मान सकते थे जो कांग्रेस की झोली में जा रही थी। तो अमूमन तौर पे अभी हम आकलन लगाएं तो लग रहा है कि करीब 6-4 या 7-3 का आंकड़ा रहने वाला है जो रिजल्ट्स आने वाले हैं। और पंजाब का कह पाना कुछ भी बड़ा मुश्किल है इस समय पे, क्योंकि पंजाब में 2 पार्टीज के बीच में, 2 गठबंधन के बीच में भी मुकाबला नहीं है। जैसा कि हमारे सभी पैनलिस्ट ने पहले बताया कि 4 पार्टीज के बीच में इस टाइम पे मुकाबला है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलग होकर लड़ रही है, जबकि बाकी स्टेट्स में वो एक साथ लड़ रहे हैं। फिर अकाली दल और भाजपा जो एक साथ चुनाव अभी तक लड़ते आए हैं, वो अलग थलग होके लड़ रहे हैं। तो इसमें ये आकलन लगा पाना कि कौन जीतेगा बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अनवर पाशा भी आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनवर पाशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे बढ़ने से पहले अजय सर, जम्मू कश्मीर क्योंकि बम्पर वोटिंग थी, इसीलिए उस पर मैं आपसे जरूर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बम्पर वोटिंग, बम्पर बदलाव की उम्मीद के साथ
इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर ने आज वो साबित कर दिया है जिसकी उम्मीद एनडीए सरकार को 2019 में 5 अगस्त को थी। धारा 370 और 35A को निष्क्रिय किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की फिजा में जो तब्दीली आई है वो आज मतदाता खुलकर अपने सामने एक्सप्रेस कर रहा है। इसके साथ साथ हमें उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि जल्द ही राज्य में चुनाव होंगे, यानी कि यूनियन टेरिटरी में चुनाव होंगे और राज्य का दर्जा भी जम्मू कश्मीर को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा मैसेजिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर है, जहां पर इसका विरोध 2019 में बड़े पैमाने पर लोग कर रहे थे, लेकिन आज की इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का न सिर्फ अभिन्न अंग है, बल्कि वहां पर जब आप निष्पक्ष चुनाव देखते हैं तो उसका रुझान क्या निकल कर आता है। यहां 2 बातें देखने वाली हैं। जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, इस पर कहीं किसी को कोई दो राय न 2019 में थी न आज होती दिखाई दे रही है। जहां तक कश्मीर क्षेत्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोई भी प्रत्याशी को वहां उतारा नहीं। इसको लेकर एनसी और पीडीपी ने अलग अलग अपने दावे सामने रखे, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही सोची समझी और स्पष्ट रणनीति रही। जम्मू कश्मीर का चुनाव महत्वपूर्ण नहीं, देश की प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, अमित शाह ने स्पष्ट तौर से कहा था। इसलिए कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर की फिजा का बदलाव भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो दूरगामी नतीजे लेकर सामने आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें बिहार की बात करनी होगी, क्योंकि बिहार का चुनाव इसीलिए दिलचस्प नजर आया क्योंकि नीतीश बाबू चले गए एनडीए के साथ, यानी कि मोदी के साथ चले गए। हालांकि एक नरमी वाला भाव तेजस्वी के मन में जरूर नीतीश कुमार को लेकर आया, तो संभावनाएं क्या कुछ और हैं। बहरहाल नतीजे किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं और उनका पूर्वानुमान एग्जिट पोल में जरूर नजर आएगा। लेकिन अनवर पाशा जी, पहली प्रतिक्रिया आप ही से लेना चाहूंगी। बिहार की 40 सीटों को लेकर क्या उम्मीद आरजेडी को 4 जून को आने वाले नतीजों से आज जो एग्जिट पोल सामने होगा, जो पूर्वानुमान सामने होगा, उसमें क्या हैं आप पाशा साहब? जी पूर्णिमा जी, अभी मैं सुन रहा था, आपके शिक्षक थे यहाँ पे, उनको मैं सुन रहा था, उनका बल्कि प्रवचन दे रहे थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हवाले से कि मोदी जी तो मनुष्य है नहीं, वो तो भगवान है, वो तो अवतरित हुए हैं, आम मानव नहीं है वो, और इसलिए कुछ भी संभव है। इलेक्शन हो ना हो, प्रधानमंत्री वही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री वही रहेंगे। उन्होंने 5-7 संभावनाएं बताई कि इतनी आएगी तो ये होगा, इतनी आएगी तो ये होगा, इतनी आएगी तो ये होगा, यानी हर हाल में मोदी जी ही रहेंगे। जब इस तरह के अगर अनवर पाशा जी, आप बताइए ना, आरजेडी क्या देख रही है? आरजेडी को क्या उम्मीद है? मुझे अपनी पार्टी की बात करिए। मैं सुन रहा था, इसलिए मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। भले ही नीतीश बाबू ने कह दिया हम इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं पाशा साहब से कहती हूँ इधर उधर ना जाइए, अपनी पार्टी की बात करिए। मोदी जी ने एक ऐसी अपनी बना ली है छवि कि अब तो उनके ही नेताओं के हवाले से लॉर्ड जगन्नाथ भी उनके भक्त हो गए। और तो आपको तकलीफ है इससे? वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो अब तकलीफ है आपको? पाशा साहब, लेट्स कम टू द पॉइंट। पाशा साहब, उनके बारे में कुछ भी हो सकता है, जाहिर है कि कुछ कहना बहुत सीधी सी बात है। इस बार के चुनाव, प्लीज मुद्दे पर आए ना। इस बार के चुनाव देखिए ऐसा है, अगर आप मोनोलॉग करना चाहते हैं तो कृपा करके अच्छे प्लेटफॉर्म्स बहुत होंगे आपके पास। जब सब कुछ होंगे तब तो फिर आप अगर मोनोलॉग करना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल बहुत सीधा सा है, आपके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस कहाँ है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत ही जबरदस्त कैंपेन किया है, बहुत अच्छा कैंपेन किया है। तेजस्वी यादव की उपलब्धि क्या आपको दिख रही है? बात यह है कि बिहार में बीजेपी का और जो एनडीए है उसका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। अजय कुमार जी, अच्छा, अगर आप बिहार का दौरा किया, मैंने बिहार की बात कर रहा हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छा कैंपेन किया है, लोगों में एक नए नेता को लेकर उम्मीद है। ये उम्मीद कितने सीटों में फलित होती है आपको दिख रही है? आप अजय कुमार जी, आप स्टूडियो में बैठ करके विश्लेषण कीजिए। मैं जनता अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी, अनवर पाशा जी सुनिए, अनवर पाशा जी मेरी बात सुनिए एक सेकंड से। आप समझिए समय की बाध्यता है और जो समय आपको मिल रहा है अपनी बात कहने के लिए, मैं लिटरली आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उसका सदुपयोग करें ना, उसको सदुपयोग करें ताकि उतने ही समय में हम बाकी लोगों से भी उनकी राय जान पाए। सर, ये सिर्फ मैं आपसे दरखास्त कर सकती हूं। तो थोड़ा सा पॉजिटिवली चलते हैं, इस पर बात करते हैं। और खुद अजय जी ने कहा यहां पर कि तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छी कैंपेनिंग की है। मैंने सिर्फ सीधा सवाल ये पूछा कि आरजेडी क्या एक्सपेक्ट कर रही है 40 सीटों में? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25 से 30 25 से 30 सीट कर रहे हैं बिहार में।
हाँ। और नीतीश जी हमारे साथ थे तब तो हम और ज्यादा ले आते, हाँ। लेकिन नीतीश जी नहीं है इस समय। जिस तरह से बौखलाहट में नीतीश जी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले गई, उससे उनकी बौखलाहट का अंदाजा होता है। लेकिन वो गेम अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा है, हमने रोजगार के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा है। आशा जी, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, वक्त की कमी इसलिए आपको रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, प्लीज सुन लीजिए ना। हम वहां सवाल ये है कि क्या आप जो 25 से 28 सीट की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जेडीयू इस बार फेलियर होगी आपके हिसाब से, या आपको लगता है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं? 39 40 में से थी, किसकी सीटें ज्यादा कम हो रही हैं? अजय जी, जो ग्राउंड रियलिटी है बिहार की वो ये है कि नीतीश जी तो जरूर चले गए और किस परिस्थिति में गए वो सबको मालूम है, लेकिन जनता जो उनके साथ थी, जो कार्यकर्ता थी जेडीयू की, वो कार्यकर्ता अभी भी बीजेपी के साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही थी। इलेक्शन में ये साफ जाहिर था। इसलिए आप इस इलेक्शन में आप देखेंगे कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी ये नीति रही कि नीतीश जी को जीरो कर दिया जाए, क्योंकि वो चाहती है कि बिहार में आरजेडी और भाजपा के बीच में ही, या इंडिया और भाजपा के बीच में ही इलेक्शन हो, इसी के बीच में चॉइस जनता के पास रहे। इसलिए नीतीश जी के कांटे को दरमियान से निकालने की पूरी कोशिश उन्होंने की है। लेकिन नीतीश जी की अपनी एक उनकी बुनियाद है, अपनी समाज में उनकी अपनी बुनियाद है। सीटें किसकी घट रही हैं पासा जी? बना पर सीटें जेडीयू की घटेंगी, जरूर होगा, सीटें बीजेपी की घटेंगी। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा और सिंपल है, आप किसकी सीटों पर ज्यादा फायदा उठाएंगे? दोनों, जेडीयू की या बीजेपी की? दोनों की सीटें घट रही हैं। जहां भाजपा है वहां भी उनकी सीटें घट रही है, वहां भी हमें फायदा है, और जहां नीतीश जी हैं वहां भी उनकी सीटें घट रही है, वहां भी हमें फायदा है। ठीक है, और इसीलिए हम 25 से 30 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 25 से 30 की बात आप कर रहे हैं। विप्लव जी भी इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन जब भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ से ये सवाल पूछा गया कि भाई हमने यह सुना है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो क्या उनके पास कोई ऐसी सूचना, ऐसी जानकारी है? उस पर उनका क्या कहना था, आपको वो सुनवाएंगे एक बार। है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी, आपके पास है क्या कोई इन्फॉर्मेशन? ब्रिलियंट क्वेश्चन, लगता है मुझे भी ऐसा है, क्योंकि मेंटली तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं। उनका पीएमओ, उनका सारा दफ्तर, उनके सब इसी ढंग से काम कर रहे हैं जैसे अनवरत होता है ना, इन कंटिन्यूशन हम काम करेंगे। विदेश के लोग भी ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, यही रहेंगे। पुतिन ने इन्विटेशन भेज दिया, आई थिंक स्वीकार भी हो गया होगा कि जाएंगे वहां पे, G20 या जो भी कोई निमंत्रण है वहां पे, दैट वे जो है। मैंने सुना है कि शायद पंडितों ने 14 तारीख का मुहूर्त निकाला, लेकिन मुझे लगता नहीं, 14 बहुत दूर है। उससे पहले तो उनको उड़ीसा जाना है 10 तारीख को, और प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उड़ीसा सीएम के शपथ में, अगर सीएम वहां बनता है तो ज्योतिष काम कर रहे हैं इस पे। मुझे लगता है, मेरा खुद का आकलन ये है कि 4 को रिजल्ट आएगा, रात को तो मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक उनकी शपथ हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा आकलन है। एंड देन व्यक्ति परिस्थितियों का दास है, आज मेरा आकलन है ये। दिस इज ऑल, लेट्स सी। बाकी ये है कि वो शपथ की तैयारियां बिल्कुल निश्चित तौर पे होंगी शुरू, और मानसिक रूप से वो शपथ ले चुके हैं।